नमस्कार साथियों, गुरपत क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण से संबंधित हमारी कक्षाएं चल रही हैं और इन कक्षाओं में हमने कई टॉपिक भी पढ़े हैं। संधि व्याकरण का टॉपिक हमने पढ़ा है, उससे संबंधित आज मैं एक पीपीटी लेकर के आपके सामने आया हूं। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम अपनी तैयारी को जानना चाहेंगे कि हमारी तैयारी किस तरह से चल रही है। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं का सामना आप लोगों को आगे करना है। बहुत सी भर्तियां निकली हैं, राजस्थान के अंतर्गत भी बहुत सी भर्तियां हैं, अन्य राज्यों में भी बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैं हिंदी व्याकरण की अपनी कक्षाओं में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी आप लोगों का अभ्यास करवाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों से आग्रह ये रहेगा कि आप इस तरह की इन प्रश्नोत्तरियों के माध्यम से अपनी तैयारी सुदृढ़ करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु इस तरह की प्रश्नोत्तरियों को ज्वाइन करने के लिए उन्हें आप प्रेरित करें। स्वयं भी तैयारी करें और अपने साथियों को भी तैयारी करने का एक अच्छा अवसर आप प्रदान करें, आप उन्हें बताएं, समझाएं। तो आइए साथियों, हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो प्राय प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। या तो वो शब्द समास के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं, या संधि के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं, या फिर उपसर्ग या प्रत्यय इनसे संबंधित वो शब्द रख दिए जाते हैं। तो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। सभी विकल्पों को हम अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के मनोरथ पूर्ण हों। आप जिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो। तो आइए साथियों, अधिक समय व्यतीत ना करते हुए अपने मुख्य विषय पर हम आते हैं। और साथियों, हमारा मुख्य विषय क्या है? हमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण को इस तरह से पीपीटी के माध्यम से पढ़ना है। पीपीटी के माध्यम से हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे साथियों, ठीक है। जिसमें सबसे पहली जो मेरी प्रश्नोत्तरी है वो संधि को लेकर के है, क्योंकि संधि से ही मैंने अपनी कक्षाएं प्रारंभ की थी। तो नियम भी यही कहता है कि जिससे मैंने अपनी कक्षाएं विस्तार पूर्वक आपको बताई हैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कुछ कक्षाएं उसमें रह भी गई हैं तो उनको भी मैं आगे करा दूंगा। लेकिन आज मेरा मन था कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपसे रूबरू हुआ जाए। तो ये मेरा एक पीपीटी के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पढ़ाने का एक पहला अनुभव है। आप लोगों से अपेक्षा ये रहेगी कि जो भी कमी इसमें आपको लगे कि इसको इस तरह से बेहतर किया जा सकता था, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अवश्य डालें, ताकि आगे इस तरह की कमी आपको देखने के लिए ना मिले। प्रश्न है कि उद्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प हैं। उत प्लस यान, एक है उद प्लस यान, एक है उद्य प्लस आन और एक है उद्य प्लस अन। बड़ा अच्छा शब्द है उद्यान का, और ये पीपीटी मैंने बहुत पहले तैयार कर ली थी। ये शब्द अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई है, उसमें पूछा गया है कि उद्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो साथियों, उद्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, इसका आप बताइए मुझे कौन सा विकल्प सही होगा। उद्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मेरा मानना है कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा। इसमें आ वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है साथियों। उद्यान का संधि विच्छेद होता है उत प्लस यान। क्योंकि हमने व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ा कि भाई वर्ग का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में कब बदलता है। एक बार पुनः आपको नियम रिवाइज कराता हुआ चलूंगा। आप इसे बिल्कुल भी यूँ ना समझें कि साहब बेकार में ही नियम बता रहे हैं, ये आपके हित के लिए मुझे बताने पड़ रहे हैं, ताकि आपको अलग से और संधियों को ना पढ़ना पड़े। आपने पढ़ा है कि वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में कब बदलता है, याद आ रहा होगा आपको। तो नियम आपने ये पढ़ा होगा कि जब वर्ग के पहले अक्षर के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए या अंतस्थ वर्ण आ जाए, तो जो वर्ग का पहला अक्षर है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। यह नियम अच्छे से आपको याद होगा। बस उसी नियम के अंतर्गत आने वाला ये शब्द है। ये तवर्ग का पहला अक्षर है और इसके बाद में आ रहा है अंतस्थ वर्ण। तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। तवर्ग का तीसरा अक्षर दा होता है, ऊ उतर के यहाँ आ जाएगा और यान उतर करके यहाँ आ जाएगा।
बन गया शब्द उद्यान। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, दा आधा बनाएंगे, इस दा को मिला देंगे या में और शब्द क्या बन जाएगा, उद्यान, जो इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ उद प्लस हान जो गलत है, उद्य प्लस आन ये भी गलत है, उद्य प्लस अन ये भी गलत है। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें आ वाला विकल्प उत प्लस यान से बनता है उद्यान। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तन्मात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये तन्मात्र शब्द है जो इस तरह से लिखा हुआ है, तन्मात्र। शायद ये स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, कलर मुझे वही चुनना पड़ेगा जिससे स्पष्ट आपको दिखाई दे। ये रहा। ये तन्मात्र शब्द है, इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा। विकल्प देखते हैं साथियों। एक विकल्प है तद प्लस मात्र, एक तन प्लस मात्र, एक तत् प्लस मात्र और एक है तन्म प्लस आत्र। और शब्द है तन्मात्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तन्मात्र का जो संधि विच्छेद होता है साथियों वो क्या होगा, देख लीजिए आप। इसका संधि विच्छेद होता है तत् प्लस मात्र, तत् प्लस मात्र से बनता है तन्मात्र। हम जानते हैं वर्ग का पहला अक्षर पांचवें अक्षर में कब बदलता है। याद दिला दूं, वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में कब बदलेगा। वो तब बदलेगा साथियों जब वर्ग के पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आ रहा हो, तो ये वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। अब यहाँ वर्ग का पहला अक्षर है, इसके बाद में आ रहा है पांचवा अक्षर, किसी भी वर्ग का हो सकता है ये पांचवा अक्षर। संधि करेंगे तो ये वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदलेगा। तो वर्ग का पांचवा अक्षर होता है ना, ता था दा धा ना। अब ये ता उतर करके यहाँ पर आ जाएगा और मात्र उतर करके यहाँ आ जाएगा। इनको जब आप मिला के लिखेंगे तो ना मिल जाएगा माँ में और शब्द क्या बन जाएगा, तन्मात्र। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा इसमें, तत् प्लस मात्र, जो सा वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि षण्मूर्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। इस तरह से लिखा हुआ शब्द है षण्मूर्ति। आप देख सकते हैं षण्मूर्ति को, मैं एक बार पुनः यहाँ लिख देता हूँ। ये इस तरह से लिखा हुआ शब्द है साथियों, षण्मूर्ति। और इस षण्मूर्ति का संधि विच्छेद क्या होता है ये आपको देखना है। चार विकल्प आप देख लीजिए। एक विकल्प में है षड प्लस मूर्ति, एक में है सट प्लस मूर्ति, एक में षण प्लस मूर्ति, एक में षण प्लस मूर्ति। इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप देखिए। अभी अभी मैंने नियम बताया है। आप देख सकते हैं कि अगर लगातार दो पंचम वर्ण आ रहे हो किसी भी शब्द में, व्यावहारिक सा नियम है, अगर लगातार पंचम वर्ण आ रहे हो, कहने का मतलब यह है कि यदि पंचम वर्ण का मेल पंचम वर्ण से हो रहा हो, व्यावहारिक बात बता रहा हूं, अगर पंचम वर्ण का मेल पंचम वर्ण के साथ में हो रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि जो पहला पंचम वर्ण है इसको तो हमें इसी के वर्ग का पहला वर्ण करना है, यानी कि पहला अक्षर करना है। पंचम वर्ण का मेल जब पंचम वर्ण से हो रहा हो तो मिलने वाले पंचम वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का पहला अक्षर कर दीजिए। मैं आपको करके बताता हूं। यहाँ देखिए शब्द षण्मूर्ति, मैंने यही कहा है आपसे कि पंचम वर्ण का मेल यदि पंचम वर्ण से हो रहा हो तो मिलने वाले पंचम वर्ण के स्थान पर इसी के वर्ग का पहला अक्षर कर दीजिए, संधि विच्छेद हो जाएगा। षट प्लस मूर्ति बराबर षण्मूर्ति। यहाँ भी वर्ग का पहला अक्षर पांचवें अक्षर में बदला है। इससे पहले जो हमने शब्द पढ़ा है तन्मात्र, वही नियम यहाँ पर लागू हुआ है। हम जानते हैं कि वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, पहले अक्षर के बाद में यदि किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए तो संधि करने पर यह वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। यहाँ देखिए वर्ग का पहला अक्षर है,
इसके बाद में आ रहा है वर्ग का 5वां अक्षर, संधि करेंगे तो ये वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदलेगा, ठीक है, और शब्द क्या बन जाएगा, षणमूर्ति। तो षट प्लस मूर्ति से बनने वाला शब्द क्या होता है हमारा, षणमूर्ति। कौन सा विकल्प सही है, बा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जिस किसी भी साथी ने बा वाले विकल्प को चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने है। अगला प्रश्न कि भाई निम्न में से गलत विकल्प कौन सा होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं और गलत विकल्प का आपको चयन करना है साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए आप, एक विकल्प है प्रे प्लस ऊड बराबर प्रौढ़। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। कई बार अति उत्साही हमारे साथी इस तरह के होते हैं कि सब कुछ आता है लेकिन फिर भी उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए प्रश्न को समझना, प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, लघु प्लस ओष्ठ लघोष्ठ, उत प्लस भव उद्भव, और शुद्ध प्लस औदन से शुद्धोदन। तो देखिए हमें गलत विकल्प का चयन करना है। ये जो प्रे प्लस ऊढ़ बराबर प्रौढ़ है बिल्कुल सही है ये तो, क्योंकि हम जानते हैं प्रे प्लस ऊढ़ से प्रौढ़ बनता है। क्या बनेगा, प्रौढ़। जो गुण संधि के अपवाद में, वृद्धि संधि के अपवाद में प्रौढ़, तो आ के बाद में ऊ आता है तो गुण संधि के अनुसार ओ होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, अब परिणाम निकल के आ रहा है वृद्धि का, तो वृद्धि का अपवाद है ये, इसका अपवाद है वृद्धि का। तो बिल्कुल सही है, ये तो सही विकल्प है। प्रे प्लस ऊढ़ से ही प्रौढ़ बनता है। लघु प्लस ओष्ठ से लघुष्ठ, ये भी ठीक ऐसा ही है। इस तरह से लिखा हुआ शब्द है लघु प्लस ओष्ठ। आपने पढ़ा है संधि के अंतर्गत, मैंने बताया भी है। ऊ के बाद में ओ आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ऊ के बाद में ओ के आने पर तो औ होता है। कौन सी संधि के अनुसार, वृद्धि संधि के अनुसार। लेकिन शब्द क्या बना है, लघोष्ठ। इस तरह से बन गया ये लघोष्ठ। लघु प्लस ओष्ठ से क्या बन गया है, लघोष्ठ शब्द बन गया, ठीक है, लघोष्ठ शब्द बना है। तो ये क्या है, ये सही है लघोष्ठ शब्द। औष्ठ होता तो गलत हो जाता। उत प्लस भव से क्या होता है, उद्भव शब्द बन जाता है। ये लघोष्ठ शब्द है साथियों, जो उधर लिखा है, टाइप संबंधी मिस्टेक है। शुद्ध प्लस औदन से शुद्धोदन। अब औदन नहीं होता, शब्द क्या होता है, ओदन। यहाँ पकड़ना है आपको, दोनों ओर के शब्द भी पकड़ने होंगे। ये नहीं कि जो परिणाम निकल करके आ रहा है उस परिणाम को ही देखें, परिणाम किसका निकला है और क्या परिणाम निकला है, दोनों ओर आपको नजर डालने की आवश्यकता है। प्रथम शब्द को भी देखने की आवश्यकता है, द्वितीय शब्द को देखने की आवश्यकता है, और दोनों से जो परिणाम निकल करके आया उसको भी देखने की आवश्यकता है। यहाँ हमने प्रथम शब्द को देखा, बिल्कुल सही है। द्वितीय शब्द को देखा औदन, जो कि गलत है। औदन नहीं होता, होता है ओदन, पके हुए चावल। और यहाँ पर जो परिणाम निकल करके आया शुद्धोदन, वो परिणाम तो चलो ठीक है, लेकिन जो दूसरा शब्द है वो गलत है। शुद्ध प्लस ओदन के योग से बनता है शुद्धोदन शब्द। शुद्ध प्लस ओदन, शुद्धोदन, ठीक है, ये बनता है शब्द। तो ये शब्द इस तरह से होना चाहिए था। ये तो सही है शुद्धोदन, लेकिन बनेगा कैसे ये शब्द बनेगा साथियों शुद्ध प्लस ओदन से। शुद्ध प्लस ओदन से बनेगा ये शब्द, ठीक है। वो लघोष्ठ तो सही है, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा, दा ऑप्शन गलत होगा, जिसका कारण क्या रहा है, औदन। औदन नहीं होता, शब्द क्या होता है, ओदन। शुद्ध प्लस ओदन से मिलकर के शब्द बनता क्या, शुद्धोदन, ठीक है। चलिए साहब, अब आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में गलत विकल्प क्या होगा। निम्न में गलत विकल्प कौन सा है, आपको गलत विकल्प का ही चयन करना है। उत प्लस अग्र, उदग्र बन गया। वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल गया है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग के पहले अक्षर के बाद में जब कोई स्वरवर्ण आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता है। कौन से अक्षर में बदलेगा, तीसरे में।
तो उत प्लस अग्र, वर्ग के पहले अक्षर के बाद स्वर आ गया तो वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल गया दा में, और शब्द क्या बन गया? उदग्र। सही है ये तो। भू प्लस अन से भवन, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओ का अब हो गया है यहाँ पर, ओ का अब किस में होता है? अयादि संधि में, तो भवन शब्द बन गया। भू प्लस अन से भवन बन जाता है, भू प्लस इस से भविष्य बन जाता है, हो प्लस इस से हविष्य बन जाता है, पो प्लस अन से पवन बनता है। ठीक ऐसे ही ये है। दई प्लस इनी से दयनी, ये गलत बना है साथियों, क्योंकि दई प्लस इनी, दई, दई का मतलब आई है, और आई का तो क्या होता है? आय होता है। आई का क्या होता है भाई? आय होता है। कौन सी संधि में होता है? अयादि संधि में, है ना? आय। अगर ये दायनी शब्द होता तो बात बिल्कुल सही हो जाती। दई प्लस इनी से बनने वाला शब्द तो दायनी होता है इस तरह से, और इसमें लिखा हुआ है वो गलत। इसका मतलब गलत विकल्प तो यही हो गया। फिर भी दा वाले विकल्प को आप देख लो, पितृ प्लस इच्छा से पितृइच्छा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपकी यण संधि ने काम किया है, री के स्थान पर रा हो गया है। हम जानते हैं री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ता मिल गया रा में, और रा में मिल गई छोटी की मात्रा, बन गया पितृइच्छा शब्द। मातृ प्लस इच्छा से मातृइच्छा बन जाता है, पितृ प्लस इच्छा से पितृइच्छा बन जाता है, मातृ प्लस उपचार से मातृपचार बन जाएगा, पितृ प्लस उपचार से पितृपचार बन जाएगा। ठीक है, इसी नियम के अंतर्गत बनने वाले शब्द हैं ये सभी। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा? सा वाला विकल्प गलत हो जाएगा। दई प्लस इनी से दयनी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? दायनी। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा हो गया साथियों? इसमें सही विकल्प हो गया सा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न ये रहा, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में गलत विकल्प होगा, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प कौन सा है? एक है ऋतु, ऋत्वंत शब्द है, ये इस तरह से लिखा है इसमें, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ऋत्वंत शब्द इस तरह से लिखा हुआ है, ऋत्वंत इस तरह से लिखा हुआ है, और इसका संधि विच्छेद कर दिया है इस तरह से आपके सामने, ऋत्व प्लस अंत। ठीक है, आपको चुनना है गलत विकल्प। देखते हैं, टू प्लस अच्छे से स्वच्छ बन गया, ये तो सही है। टू प्लस अच्छ, ठीक है, और क्या बन गया शब्द? स्वच्छ। ऊ का वाह कर दिया साहब, स्वच्छ बन गया। ठीक है, स्वस्ति शब्द लिखा हुआ है, जो इस तरह से लिखा हुआ है स्वस्ति, दोनों ओर के शब्द देखने हैं स्वस्ति, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। और स्वस्ति का संधि विच्छेद बता दिया उसने, सु प्लस अस्ति। भू प्लस आदि से भुआदि, बिल्कुल सही बना दिया उसने, भू प्लस आदि है और इसका लिख दिया है भुआदि। अब ये साफ आपको दिख गए होंगे शब्द। देखो, सु प्लस अच्छे से स्वच्छ बन जाएगा, संधि कौन सी होगी? संधि हो जाएगी यहाँ पर आपकी यण संधि, ऊ का वाह। सही है ये। सु प्लस अस्थि से स्वस्ति बनता है, ऊ का वाह हो गया, ये भी सही है यण संधि में। भू प्लस आदि से भुआदि हो गया, ऊ का वाह हो गया, ये भी यण संधि में बिल्कुल सही है। आप बना करके देख सकते हो, तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। ये यण संधि के उदाहरण है साथियों। ऋत्वंत शब्द भी यण संधि का उदाहरण है, लेकिन संधि विच्छेद उसने गलत कर दिया। ऋत्वंत का संधि विच्छेद ऋत्व प्लस अंत नहीं होता, इसका संधि विच्छेद होता है, आप नोट करें, ऋतु प्लस अंत। ऋतु प्लस अंत बराबर ऋत्वंत बनता है। हम जानते हैं भाई कि ऋतु की जो अंतिम ध्वनि है वो ऊ है, और ऊ के बाद में आ गया असमान स्वर आ, जो कि अनुस्वार है। संधि करेंगे तो ऊ के स्थान पर हो जाएगा वा, यण संधि के अनुसार। अब ये ऋतु उतर करके यहाँ आएगा शब्द, ठीक है, और अंत उतर करके यहाँ आ जाएगा। जब आप इनको मिलाकर के लिखेंगे, ता मिलेगा वा में छोटा और अनुस्वार है ही, और शब्द क्या बन जाएगा? ऋत्वंत। क्या बन जाएगा? ऋत्वंत। तो ऋत्वंत का संधि विच्छेद होता है ऋतु प्लस अंत, तो गलत विकल्प है इसमें आ वाला विकल्प या आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, ये रहा आपके सामने, और देखेंगे आप इसे अभी। ये रहा,
यहाँ भी यही पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में सही विकल्प कौन सा है। यहाँ सही विकल्प के बारे में पूछा जा रहा है, आपको सही विकल्प बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं आपके सामने, है ना, और वो आपसे पूछ रहा है सही विकल्प बताओ आप। एक विकल्प इसमें सही है, 3 विकल्प इसमें गलत हैं। तो अंबु प्लस ऊर्मी से अंबुर्मी बना दिया, महा प्लस इंद्र से महेंद्र बना दिया, अनु प्लस इच्छा से अनवीक्षा बना दिया, धनु प्लस अंतरी से धनवंतरी। शब्द देखने हैं आपको और इन्हीं पर अपना दिमाग आपको लगाना है। तो देखिए साथियों, पहला वाला जो विकल्प है ये कैसे गलत है, क्योंकि अंबु लिखा हुआ है शब्द, तो अंबु शब्द में सर बा में ह्रस्व उ की मात्रा आती है। ऊर्मी शब्द तो बिल्कुल सही लिखा गया है आपके सामने, अंबु प्लस ऊर्मी से बनने वाला शब्द अंबुर्मी होता है। इस तरह से आप माँ भी बना सकते हैं, अनुस्वार की जगह पर माँ बन गया है मुझसे, तो मैंने माँ बना दिया। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इसके अनुसार तो यूँ ही लिखा जाएगा अंबुर्मी। ठीक है, दोनों ही रूप सही हैं अंबुर्मी। तो अंबु प्लस ऊर्मी होता है शब्द, ये सही है, ऊर्मी का मतलब लहर या तरंग होता है, लेकिन अंबु जो शब्द है इसमें गलत लिख दिया। अंबु में बा में ह्रस्व उ की मात्रा आएगी, ये सही रूप है इसका। इसका मतलब ये तो भाई गलत हो गया, हमें तो सही विकल्प का चयन करना है। महा प्लस इंद्र से महेंद्र, ये विकल्प बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि हम जानते हैं महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र गुण संधि में आके बाद में जब ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, और यहाँ ए हो गया और शब्द क्या बन गया, महेंद्र। ये सही है, सही विकल्प तो आपको मिल गया, सही आंसर मिल गया। लेकिन 2 विकल्पों को और भी देखते हैं। अनु प्लस इच्छा, अनु प्लस इच्छा शब्द है, तो भाई यहाँ इच्छा में ह्रस्व ई है, ऊ का तो आप वाह कर देंगे, तो इसके हिसाब से अनु प्लस इच्छा के हिसाब से शब्द क्या बनेगा, इसके हिसाब से तो शब्द ये बनेगा अनविक्षा। क्या बनेगा, अनविक्षा, जो कि शब्द क्या है, गलत है। शब्द क्या है, गलत है। यहां लिखा हुआ अनवीक्षा, अनवीक्षा शब्द, तो अनवीक्षा जो शब्द है यहां पर देखिए आप, ये इच्छा शब्द दिया गया है, देखो बारीक बात देखो, और यहाँ इच्छा है, यहां पर ये इच्छा है साथियों, इच्छा, इच्छा, इसका मतलब होता देखना, ठीक है, बारीकी से देखना। लेकिन यहां पर इच्छा, इसका मतलब होता है चाह, लालसा, कामना, अभिलाषा, वांछा, वीपसा, ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो अनु प्लस इच्छा नहीं होगा। इस अनवीक्षा का संधि विच्छेद यदि आपको करना होगा, जो इस तरह से लिखा हुआ है, और यही शब्द सही भी है, ये अनवीक्षा शब्द तो गलत है जो इस तरह से बना है। ये जो यहाँ लिखा हुआ अनवीक्षा ये सही है, और इसका संधि विच्छेद तो होता है साथियों अनु प्लस इच्छा से, ये वाला इच्छा। समझ गए, बारीकी देखने की आवश्यकता है आपको, बहुत माइनर सा अंतर होता है जो बड़ी सजगता से आपको देखना होगा। इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहाँ लिख दिया उसने इच्छा, जबकि इच्छा आना चाहिए था यहाँ पर, तब बनता ये शब्द, परिणाम तब निकल के आता ये। अब धनु प्लस अंतरी से धनवंतरी, ये देखना है आपको, धनु प्लस अंतरी तो धनवंतरी, तो इसमें तो ये सही लिखा हुआ है। देखते हैं साहब कैसे, एक बार देखते हैं। धनु प्लस अंतरी, धनु प्लस अंतरी कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से अंतरी लिखा हुआ है। ऊ के बाद में आसमान स्वर आ गया, धनु की अंतिम ध्वनि ऊ है और अंतरी की प्रारंभिक ध्वनि इस तरह से ये हो गया, ठीक है। ऊ के बाद में आसमान स्वर आ गया, संधि करेंगे तो ऊ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, ये धन उतर करके यहाँ आ जाएगा और अंतरी उतर करके यहाँ आ जाएगा। अब जब साथियों इनको आप मिलाएंगे तो ना मिलेगा वाह में ह्रस्व आ और अंकी बिंदी, ठीक है, ना मिलेगा किसमें, वाह में, ये मिल गया वाह में अंकी बिंदी आ जाएगी और शब्द बन जाएगा धनवंतरी। और ऐसे ही इसमें भी लिखा हुआ है धनवंतरी, इसका मतलब यहाँ पर देखिए साथियों, महा प्लस इंद्र से महेंद्र, ये भी विकल्प सही है,
और धनु प्लस अंतरी से धनवंतरी, ये विकल्प भी सही है। आ विकल्प गलत है और सा विकल्प भी गलत है। इन दोनों का कारण क्या रहा है गलत होने का, आपको पता लग गया। अंबु, आपको अपना शब्दकोश बढ़ाना है। तो अंबु शब्द कैसे लिखते हैं साथियों, अंबु शब्द में बा में ह्रस्व उ आता है। अंबु का मतलब होता है जल। और धनु तो सही लिखा हुआ है, ये अनु प्लस यहाँ पर जो है इच्छा, इसकी जगह पर क्या आएगा शब्द इच्छा, तब जाकर के ये परिणाम निकल करके आएगा अनवीक्षा वाला। यहाँ तो प्रथम शब्द की प्रारंभिक ध्वनि में अंतर हो गया, यानी प्रारंभिक शब्द की अंतिम ध्वनि में अंतर हो गया, और यहाँ द्वितीय शब्द पूरा की पूरा ही क्या हो गया, गलत हो गया है। इसका मतलब आ और सा वाला विकल्प गलत, बा और दा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। महेंद्र और धनवंतरी शब्द बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प कौन सा है, आपको वो बताना है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। आप देख सकते हैं 2 विकल्प भी सही हो सकते हैं, ठीक है, 3 विकल्प भी सही हो सकते हैं। आपको तो सही वाला विकल्प देखना है, आपका अध्ययन करना है, अपना विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है, अपने ज्ञान की आपको परख करनी है, ठीक है। मात्रा प्लस नंद बना दिया मात्रानंद के लिए, यानी कहने का मतलब यह है कि मात्रानंद शब्द दिया गया है और उस मात्रानंद शब्द का ही आपको संधि विच्छेद देखना है। मात्रानंद शब्द इस तरह से लिखा जाता है साथियों, जो इसी तरह से यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट का अंतर है। इसका सही विकल्प आपको देखना है मात्रानंद का। तो मात्रा प्लस नंद से मात्रानंद नहीं बनता, मात्र प्लस आनंद से मात्रानंद नहीं बनता, मातृ प्लस नंद से मात्रानंद नहीं बनेगा, मातृ प्लस आनंद से मात्रानंद बनेगा। ये दा वाला विकल्प बिल्कुल सही है आपका। अभी मैंने आपको बताया था मातृ प्लस इच्छा से मातृइच्छा, पितृ प्लस इच्छा से पितृइच्छा, ठीक है, ऐसे ही ये मातृ प्लस आनंद शब्द है। यण संधि हमारी ये कहती है कि यदि री के बाद में, यदि किसके बाद में, री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए, तो मातृ की अंतिम ध्वनि क्या है, री है, और री के बाद में असमान स्वर आ रहा है, ये आ रहा है ना, ठीक है। तो री के बाद में जब असमान स्वर आ जाता है तो संधि करने पर यण संधि के अनुसार री के स्थान पर क्या होता है, रा होता है। कर दिया हमने रा, मात को यहाँ पर उतार के लिख लिया, आनंद को यहाँ पर उतार करके हमने लिखा। अब इनको हमने मिला करके लिखा साथियों, तो ता मिलेगा रा में और रा में मिल जाएगा बड़ा आ, ये स्थिति बन गई और शब्द क्या बन जाएगा, मात्रानंद। तो मातृ प्लस आनंद से बनता है मात्रानंद, ठीक है। तो इसमें दा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में गलत विकल्प कौन सा है। आपको गलत विकल्प का चयन करना, ठीक है, गलत विकल्प देखना है आपको, गलत विकल्प, गलत विकल्प का चयन आपको करना है। वही शब्द रिपीट हुआ है जो अभी रिपीट हुआ था, मैंने बताया था आपको, ऋतु प्लस अंत से ऋत्वंत, तो बिल्कुल सही बनता है भाई ऋत्वंत। मैंने बताया था अभी आपको, यण संधि के अंतर्गत आता है, ऋतु प्लस अंत से क्या बन जाएगा, ऋत्वंत, ऊ का वाह हो जाएगा, ऊ का वाह हो जाएगा और शब्द बन जाएगा ऋत्वंत, ठीक है। अनु प्लस एषण से अन्वेषण, ये शब्द भी बिल्कुल सही है भाई, अनु प्लस एषण से अन्वेषण, ये भी यण संधि के अनुसार बनने वाला शब्द है। एषण शब्द इसी तरह से लिखा जाता है, ऊ के बाद में असमान स्वर आ गया है भाई, तो ऊ के स्थान पर वाह हो गया और वाह में एक ही मात्रा मिल गई और शब्द बन गया अन्वेषण, ऐसे ही लिखा हुआ है अन्वेषण शब्द। हऊ प्लस अन से हवन, ये नहीं बनेगा भाई, हवन शब्द का संधि विच्छेद तो हो प्लस अन से बनेगा, तो हो प्लस अन, ओ के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ओ के स्थान पर होता है अयादि संधि में अब। जैसे पो प्लस अन से पवन बनता है, ऐसे ही हो प्लस अन से हवन बनेगा, भो प्लस अन से भवन बन जाएगा। यहाँ हऊ जो है प्रथम शब्द, ये गलत है, ये आना चाहिए था हो प्लस अन, तब जाकर के परिणाम आपके सामने जो लिखा हुआ है वो मिलता आपको हवन, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। 1 प्लस 1 से एक एक बनता है, ये भी बिल्कुल सही है,
इसका मतलब पहला विकल्प सही हो गया, हाँ, और दूसरा विकल्प भी सही हो गया, चौथा विकल्प भी सही हो गया, तीसरा विकल्प आपका गलत हो गया, क्योंकि हवन का संधि विच्छेद होता है हो प्लस अन, इसलिए ये गलत विकल्प है। जिस किसी भी मेरे भाई बहन ने ये सा वाला विकल्प चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। मैंने व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से प्रारंभ किया था, आपको बताया था कि भाई व्यंजन संधि कहाँ कहाँ हो सकती है। जब व्यंजन के साथ में व्यंजन का मेल हो जाए तब वहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि होगी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जब व्यंजन के साथ में स्वर का मेल हो जाए तो भी भाई व्यंजन संधि हो सकती है। और तीसरी स्थिति भी मैंने आपको बताई थी कि स्वर के साथ में यदि व्यंजन का मेल हो जाता है तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि ही होती है। जो हमने पढ़ा था चा का आगम, दंत सा का आगम, मूर्धन्य सा का आगम, उसमें यही स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण देखना। अजंत शब्द चिर परिचित शब्द है, संधि विच्छेद होता है अच प्लस अंत। वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। कब? जब वर्ग के पहले अक्षर के बाद में कोई स्वर आ जाए। ये वर्ग का पहला अक्षर है, इसके बाद में स्वर आ गया जो कि अनुस्वार है। संधि करेंगे तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है और शब्द बन जाता है अजंत। ठीक है, अच का मतलब स्वर होता है, जिनके अंत में स्वर हैं वो अजंत हैं। कृदंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? कृत प्लस अंत। कृदंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद होता है कृत प्लस अंत। यहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हो गया है। कब होता है भाई वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर? जब वर्ग के पहले अक्षर के बाद में कोई स्वर आ जाए। इसलिए वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल गया और शब्द बन गया कृदंत। ऐसे ही षडंग शब्द है, तो भाई देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ये बना है षट प्लस अंग से। इसका पता तो आप तभी लगाओगे जब संधि विच्छेद कर लोगे। संधि विच्छेद करने से ही पता लगता है कि ये व्यंजन के उदाहरण है या नहीं है। यहाँ भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद में स्वर वर्ण आ गया, संधि करेंगे तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा और शब्द बन जाएगा षडंग। ठीक है, कहने का मतलब अजंत में भी यहाँ पर देखिए व्यंजन का मेल स्वर से हो गया, यहाँ भी व्यंजन का मेल स्वर से हुआ है, यहाँ भी व्यंजन का मेल स्वर से हुआ है। और जब व्यंजन का मेल स्वर के साथ में होता है तो वहाँ पर भी संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। इसका मतलब ये तीनों ही जो उदाहरण लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सभी उदाहरण व्यंजन संधि के हैं। दा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जिस किसी भी साथी ने दा विकल्प को चुना है उसका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में सही विकल्प है, आपको सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प देखना है आपको। ठीक है, उत प्लस अय से उदय हो गया, सत प्लस इच्छा से सदिच्छा हो गया, दिग प्लस अंत से दिगंत हो गया और सभी। तो सही विकल्प आप देखिए यहाँ पर साथियों, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ तो अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। उत प्लस अय, यहाँ भी वही नियम लागू हुआ है, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर, क्योंकि वर्ग के पहले अक्षर के बाद में आ रहा है स्वर, इसलिए बन गया उदय। सही है बिल्कुल, उत प्लस अय से बनेगा उदय। सत प्लस इच्छा से सदिच्छा हो जाएगा, यहाँ पर भी वही बात है साथियों। सत प्लस इच्छा, वर्ग के पहले अक्षर के बाद में स्वर वर्ण आ गया, ये रहा ई। संधि करेंगे तो वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा और शब्द बन जाएगा सदिच्छा। ऐसे ही दिक प्लस अंत, यहाँ पर भी वही नियम लागू हुआ है। हम जानते हैं वर्ग के पहले अक्षर के बाद में कोई स्वर आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता है और शब्द बन जाएगा दिगंत। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें चारों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं। जिस किसी भी साथी ने दा विकल्प को चुना है उसका आंसर बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है,
ये आपके सामने है अगला प्रश्न। कह क्या रहा है अगला प्रश्न, निम्न में से गलत विकल्प का चयन आपको करना है। तो बड़ी सावधानी से आपको इसे देखना है। गलत विकल्प का चयन बहुत अच्छा स्तरीय प्रश्न है। अनुपमेय, अनुपमेय के बारे में कह दिया ये संयोग का उदाहरण है। आपको देखना है संयोग का उदाहरण है या नहीं है। उसने तो कह दिया, आपको गलत विकल्प चुनना है। दूसरा, अभि प्लस अस्त से अभ्यस्त बना दिया उसने। अभ्यस्त मैं लिख देता हूं यहाँ, अस्त शब्द इस तरह से लिखा हुआ है इसी में, ठीक है, और अभ्यस्त भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ताकि आप वो स्थिति ना करें कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जैसा आप देख नहीं रहा है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से देख लें आप इसे, ठीक है। इस टाइप पर या टाइपिंग मिस्टेक पर आप ध्यान नहीं दें, आपको अपना आंसर चुनना है। मैंने लिख दिया बिल्कुल सही सही, आप तो यूँ मानो अस्त ऐसे लिखा हुआ है और अभ्यस्त जो है वो ऐसे लिखा हुआ है। शयन का संधि विच्छेद कर दिया, शे प्लस अन, और पावक का संधि विच्छेद भी उसने कर दिया, पो प्लस अक बराबर पावक। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, क्योंकि विकल्प इस तरह का है इसमें, जिससे अगर आप ऊपर वाली इन बातों को नहीं भी जानते हैं तो भी काम आपका चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पावक लिख दिया साथियों इसमें, और पावक का संधि विच्छेद आप जानते हैं पौ प्लस अक होता है। भाई औ का ही तो आव होता है, अयादि संधि में औ का ही तो आप आव करेंगे। पावक लिखा हुआ है, परिणाम ये रहा। तो ये परिणाम कब निकल के आएगा? जब इधर होगा पौ और इधर होगा अक, तो पो लिख दिया उसने पौ की जगह पर। इसका मतलब गलत विकल्प तो ये हो गया, लेकिन जानकारी पहले वाले विकल्प की भी ले लीजिए आप। अनुपमेय शब्द है, अन प्लस उपमा, उपमा मान लीजिए आप, या अन प्लस उपमेय लिख दीजिए आप, तो सीधे ज्यादा इस पचड़े में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको आप यूं लिख सकते हैं, अन प्लस उपमेय, अन प्लस उपमेय। तो देखिए यहाँ ना है, ना के तुरंत बाद ह्रस्व उ दिया हुआ है, तो ना में ह्रस्व उ का जब मिल जाएगा तो ना का हलंत हट जाएगा। कोई ध्वनि विकार थोड़ी हुआ। जब ध्वनि विकार नहीं होता है तो इस तरह के उदाहरण तो किसके कहलाते हैं? संयोग के। तो ये तो विकल्प बिल्कुल सही है आपका। अभी प्लस अस्त से अभ्यस्त बन जाता है, यण संधि में ये भी बिल्कुल सही है, ई का या हो जाता है। ए प्लस अन से शयन हो जाता है, अयादि संधि में ए का अय हो जाता है, ये हो गया अय ए का। तो ये तीनों विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, और चौथा जो विकल्प है वो गलत है। गलत का कारण मैंने आपको बता दिया, वो नहीं होगा, क्या होगा? पौ। अगर पौ लिखा हुआ होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगले वाले पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। देखो अब ये तत्सम तद्भव वाले आ गए शब्द है ना। निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चन है। तत्सम शब्द नहीं है, ये देखना है आपको, ठीक है। तो भाई पक्व शब्द लिखा हुआ है, ये रहा पक्व एक तो विकल्प में। एक योगी शब्द लिखा हुआ है, योगी जो दिख रहा है आपको। एक फरसा लिखा हुआ है शब्द, फरसा, ठीक है। और एक पंक्ति लिखा हुआ है शब्द। तो लगाइए अपना दिमाग कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। प्रश्न ये कह रहा है कि 3 तत्सम है और एक तत्सम नहीं है। तो देखो पक्व ये तत्सम है। हम जानते हैं तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्दों का जो ध्वनि विकृत रूप होता है वो तद्भव शब्द कहलाता है। तो पक्व तत्सम शब्द है ये, ठीक है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं पक्व का मतलब होता है पका हुआ। जो पका है वो तद्भव शब्द है, और पक्व जो होता है वो तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्दों का प्रयोग संधियों में भी किया जाता है। आप इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं कि पक्व प्लस अन्न, आप दीर्घ संधि की ओर जाएंगे तो पक्व प्लस अन्न, यानी यहाँ आ हो गया, यहाँ आ हो गया, और दोनों के मेल से हो जाएगा दीर्घ आ, और शब्द बनेगा पक्वान्न, पका हुआ अन्न। इसका मतलब इस शब्द की तो संधि भी हो रही है, इस शब्द के साथ में संधि हो रही है, इसका मतलब ये शब्द तत्सम है, ठीक है। योगी शब्द जो है ये भी तत्सम है, इसका तद्भव रूप होता है जोगी। तद्भव रूप क्या होता है? जोगी।
तो ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, दोनों तत्सम है। और पंक्ति, पंक्ति भी तत्सम शब्द है क्योंकि इसका तद्भव रूप होता है पांत, पांत, ठीक है। और जो फरसा है ये तत्सम शब्द नहीं है। ये तीनों तत्सम है, पक्कू भी तत्सम है, योगी भी तत्सम है, पंक्ति भी तत्सम है, लेकिन फरसा तद्भव शब्द है और फरसा का तत्सम शब्द होता है परशु। क्या होता है? परशु, परशु, ठीक है। परशुराम, क्योंकि वो परशु को लेकर के चलते थे, ठीक है, वही उनका हथियार भी था, ठीक है। तो परशु, परशु तत्सम शब्द है और फरसा तद्भव शब्द है। तो बात स्पष्ट हो गई होगी कि निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, फरसा नहीं है। क्यों? ये तद्भव शब्द है। इसका तो तत्सम शब्द क्या होता है? परशु। क्या होता है? परशु। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो दीर्घ की बात तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। जानकी शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होता है जानकी प्लस ईश। जो जानकी के ईश हैं वे जानकीश हैं। वध्वागमन, वध्वागमन का संधि विच्छेद होता है वधु प्लस आगमन। पहले संधि विच्छेद कर लीजिए तो पता लग जाएगा, ठीक है। लक्ष्मी इच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? लक्ष्मी प्लस इच्छा। और रामावतार का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? राम प्लस अवतार। अब संधि, आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में, अकह सवर्णो दीर्घ सवर्ण आते हैं, समान स्वर वर्ण आते हैं। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि आ या आ है तो दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि भी आ या आ होनी चाहिए। प्रथम शब्द की प्रारंभिक ध्वनि ई या दीर्घ ई है, ठीक है, तो फिर द्वितीय शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि भी ई या दीर्घ ई होनी चाहिए। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ऊ या दीर्घ ऊ है तो द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि भी ऊ या दीर्घ ऊ होनी चाहिए। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि री या दीर्घ री है तो भैया दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि भी री या दीर्घ री ही होनी चाहिए। ये दीर्घ संधि की शर्तें हैं, यानी दोनों ओर समान स्वर वर्ण आने चाहिए। तो इसमें देखो दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई है, यहाँ दीर्घ ई के बाद में ई है, यहाँ आ के बाद में आ है, तो इनमें तो समान स्वर आ रहे हैं भाई, ठीक है, समान स्वर। लेकिन जो वध्वागमन है इसमें समान स्वर वर्ण नहीं आ रहे हैं। यहाँ प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ऊ है और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि आ है, ऊ के बाद में आ, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला विकल्प है ये इसमें आंसर के रूप में सही आंसर है, क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। फिर ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा? ये हो जाएगा आपका यण स्वर संधि का उदाहरण। ऊ का हो जाएगा वाह। आप यण स्वर संधि को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वध्वागमन शब्द वधु प्लस आगमन, ठीक है, इस तरह से बनता है। आप ध्यान रखेंगे वधु प्लस आगमन से वध्वागमन। वधु में धा में बड़े ऊ की मात्रा आती है, वधु प्लस आगमन, वधु में धा में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, वधु प्लस आगमन से वध्वागमन। ऊ का क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है वध्वागमन। ध्यान रखें वधु शब्द में धा में बड़े ऊ की मात्रा आती है, वधु। लघु लिखेंगे तो घा में ह्रस्व ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। कटु लिखेंगे तो टा में ह्रस्व ऊ की मात्रा आएगी, तू लिखेंगे तो सा में ह्रस्व ऊ की मात्रा आएगी। तो इस तरह के शब्दों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। सही आंसर समझ में आ गया, दूसरा वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि भाई ए और ऐ वर्ण कैसे वर्ण कहलाएंगे। उच्चारण स्थान पूछ लिया इनका। तो आपको पता है ए और ऐ, ए से ही पता लग जाएगा। ए जो है ये संयुक्त स्वर वर्ण है, और संयुक्त स्वर वर्ण क्यों है ये? क्योंकि ये आ और ई के मेल से बना है। और आ का उच्चारण स्थान अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। आ का उच्चारण स्थान तो कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान इचुएशा नाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान तालु है। आपने उच्चारण स्थान पढ़े, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इचुएशा नाम तालु, इटोषा नाम मूर्धा, उपधमानिया नाम ओष्ठौ, ठीक है, लेतुलसा नाम दंता, वकारस्य दंतोष्ठम,
इस तरह के ये आपने पढ़े हैं उच्चारण स्थान। तो ए और ऐ वर्ण कैसे वर्ण कहलाएंगे? आप देखो ये संयुक्त स्वर वर्ण है, इस तरह से आप तोड़ करके करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ए से ही बात निकल के आ जाएगी। आ और ई के मेल से बनता है ए। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, क्या है? तालु। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अब कंठ और तालु ये इनका उच्चारण स्थान हो गया। कंठ तालु कौन से विकल्प में लिखा हुआ है? दूसरे वाले विकल्प में लिखा हुआ है। इसका मतलब दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ए और ऐ वर्ण कंठ तालु कहलाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही बात ओ और औ के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या होगा भाई? ओ और औ के बारे में भी तो पूछ सकता है, तो आप इनके बारे में भी ऐसे ही पता लगाएं। ओ भी संयुक्त स्वर है और ओ कौन कौन से स्वरों के मेल से बना है? आ और ऊ के मेल से। तो आ का उच्चारण स्थान तो क्या हो गया? अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ, यानी आ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। और ऊ का क्या है? उपधमानीय नाम ओष्ठ। तो ऊ का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। कहने का मेरा मतलब ये है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? फिर कंठोष्ठ। ठीक है, ओ और औ का उच्चारण स्थान भी आपसे वह पूछ सकता है। तो कंठोष्ठ अगर है तो कंठोष्ठ तो भैया कौन से वर्ण है ये? कंठोष्ठ में तो आएंगे तुम्हारे ओ और औ। ठीक है, कंठ तालु में कौन से आएंगे भाई? कंठ तालु में आ गए ए और ऐ। मूर्धन्य में ऋटुड साणाम मूर्धा री आ जाएगा, टवर्ग आ जाएगा। ठीक है, रा आ जाएगा और मूर्धन्य सा आ जाएगा। ये मूर्धन्य वर्ण है। ओष्ठ में उपधमानिया नाम ओष्ठ ऊ आ जाएगा, दीर्घ ऊ आ जाएगा। ठीक है, और पवर्ग आ जाएगा। ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको उच्चारण स्थान भी पढ़ने की आवश्यकता है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप यूं नहीं कह सकते ये हमारे पाठ्यक्रम में था ही नहीं। जहाँ हिंदी व्याकरण है वहाँ सीधी सी बात है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, वर्ण है। तो ध्वनि, वर्ण, अक्षर, इनके बारे में, इनके उच्चारण स्थानों के बारे में तो हमें बेसिक जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये रहा हमारा, और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हिंदी किस भाषा का शब्द है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये पूछा जा चुका है कि हिंदी जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो देखिए, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, उर्दू और प्राकृत। अब बताओ हिंदी कौन सी भाषा का है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखने की आवश्यकता है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। मेरी भाषा संबंधी व्याकरण की जो है एक वीडियो है जो ग्रुप पर पड़ी होगी, नहीं तो मैं उसको जो है डलवा दूंगा वीडियो को। बड़ी अच्छी है, उससे आपको यूँ भी पता लगेगा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। बहुत सरलता से मैंने इस बात को समझाया है, जो कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कक्षा होगी। ठीक है, भाषा से संबंधित है, उसमें मैंने इन सारी बातों को बड़े स्पष्ट रूप से बताया है। अपभ्रंशों को भी बताया कि कैसे हिंदी का विकास हुआ, कौन से अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, ये सारी बात, शौरसेनी अपभ्रंश का विकास कौन सी हिंदी से हुआ है, उसकी कितनी उपबोलियां हैं, ये भी सामान्य सी बात है, मैंने बड़ी सरलता से बता रखी है। वहां से एक आध दो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप एक बार उस क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, तो फारसी। अगर पूछा जाए उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है, तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखें, उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। ठीक है, और हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी का। तो यहाँ पर तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि कंठ ध्वनियों को आधुनिक शिक्षाविदों ने क्या कहा है? आधुनिक शिक्षाविदों ने कंठ ध्वनि को क्या कहा है? तो आधुनिक शिक्षाविद जो हैं साथियों, वो कंठ ध्वनि को कहते हैं कौन सी ध्वनि? कोमल तालव्य ध्वनि। तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आप लिखते हुए चलें कि आधुनिक शिक्षाविदों ने कंठ ध्वनि को कैसी ध्वनि माना है? कंठ ध्वनि को आधुनिक शिक्षाविद कोमल तालव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। अब आप अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। अनुस्वार ध्वनियां कैसी ध्वनियां होती हैं, ये बताना है आप। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां,
स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो सही आंसर क्या हुआ बताइए। अनुस्वार ध्वनियाँ हैं, यानी कैसी होती हैं अनुस्वार ध्वनियाँ, किन्हें कहते हैं अनुस्वार ध्वनि, उसके विषय में यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। आजकल इस तरह के प्रश्न ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न, पूरी जानकारी आप लोगों से ले ली जाती है। तो ये पूरी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। अनुस्वार ध्वनियाँ, नाम से ही पता लग रहा है, अनु प्लस स्वर, यानी स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं वही अनुस्वार कहलाती हैं। अनु का मतलब बाद में, और स्वर का मतलब है स्वर के। तो स्वरों के बाद में आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं साथियों, वही अनुस्वार ध्वनियाँ कहलाती हैं। तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। स्वरों के बाद में आने वाली जो ध्वनियाँ हैं वही अनुस्वार ध्वनियाँ कही जाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए आप। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में गलत विकल्प कौन सा होगा, ये बताना है आपको, गलत विकल्प का चयन करना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तत् प्लस उपरांत बराबर तदुपरांत, एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया, और दो विकल्प थे इसमें। एक बात और बता दूं मैं आपको, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था, ये विकल्प भी आया था प्रश्न पत्र में, तद प्लस उपरांत वाला, और तत् प्लस उपरांत वाला भी आया था। तो जो सही आंसर माना वो तत् प्लस उपरांत वाला ही माना। वर्ग के पहले अक्षर के बाद में जब कोई स्वरवर्ण आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा और शब्द क्या बन जाएगा, तदुपरांत। प्राक प्लस ऐतिहासिक, वही बात है, वर्ग का पहला अक्षर ये आ गया स्वर। वर्ग के पहले अक्षर के बाद जब कोई स्वर आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, ये ग हो गया, प्रागैतिहासिक, ये लिख रहा है इधर। ऐसे ही उत प्लस दंड से उद्दंड, ये रहा वर्ग का पहला अक्षर, इधर आ रहा तीसरा अक्षर। वर्ग के पहले अक्षर के बाद में जब किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता है और शब्द क्या बन जाएगा, उद्दंड। जिसे किसी प्रकार के दंड का भय नहीं हो वो उद्दंड होता है। इधर वाग प्लस मैं बराबर वांग में, ये आ गया वांग में। ध्यान रहे मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, इसी में बताइए, यहीं पर शायद दूसरे या तीसरे नंबर का प्रश्न होगा। ये शब्द है वांग में। मैंने ये कहा था आपसे, एक जब पंचम वर्ण से मिल रहा हो, लगातार दो पंचम वर्ण आ रहे हों, तो आपका काम ये बन जाता है कि जो प्रथम पंचम वर्ण है जो कि आधा है, उसके स्थान पर उसी के वर्ग का पहला अक्षर कर दीजिए, संधि विच्छेद हो जाएगा। ये हो गया संधि विच्छेद आपका। वाग प्लस में बराबर वांग। प्रथम पंचम वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का पहला अक्षर कर दो, वाग प्लस में बराबर वांग में। वर्ग के पहले अक्षर के बाद में जब किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदलता है। ये रहा आपका वर्ग का पांचवा अक्षर वांग्मय, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। वांग्मय का मतलब होता है साहित्य। वांग्मय शब्द का अर्थ क्या होता है, वांग्मय शब्द का अर्थ होता है साथियों साहित्य। तो यहाँ ये वाला विकल्प क्या है, गलत है। वाग नहीं होगा, क्या होगा शब्द, वाक होगा। वाक प्लस में बराबर वांग में बनेगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में गलत विकल्प है, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन आपको करना है। ठीक है, गलत विकल्प, नव प्लस ऊढ़ा बराबर नवूढ़ा, सही है। जगत प्लस नियंता जगन नियंता, ये भी सही है। सम प्लस गम संगम, ये भी सही है। अप प्लस दय बराबर अब्द। अब्द लिखा तो सही है साथियों, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ अब्द, लेकिन ये अब्द जो बना है वो सही तरह से बनाया नहीं, क्योंकि अप में पा पर हलंत होना चाहिए था, यूं, और तब ये होता दा। अब वर्ग के पहले अक्षर के बाद में जब किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता है, तब बनता है ये शब्द यहाँ पर अब्द। ठीक है, तो पा पर हलंत होना चाहिए था, जो उसने नहीं लगाया है यहाँ,
तो गलत विकल्प तो हो गया ये। बाकी नव प्लस ऊढ़ा से नवोढ़ा बनता है, बिल्कुल सही है ये। गुण संधि के अनुसार बना हुआ शब्द है, गुण संधि का उदाहरण है। इसका उदाहरण है गुण संधि का, नव प्लस ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। जगत प्लस नियंता से जगन नियंता बन गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। वर्ग के पहले अक्षर के बाद में जब किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदलता है। ता जो है अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल गया और शब्द बन गया जगन नियंता। जगत प्लस नियंता जगन नियंता। जगत प्लस माता से जगन माता बन जाता है, जगत प्लस नियंता से जगन नियंता बन जाता है। श्रीमत प्लस नारायण से श्रीमन नारायण बन जाता है, ता का ना हो जाता है। सम प्लस गम से संगम हो गया, यहाँ माँ का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, संगम। संगम वो इस तरह से भी लिख सकता था आपके लिए, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने दोनों ही रूप इससे पहली वाली कक्षा में आपको बता दिए हैं व्यंजन संधि में। संगम इस तरह से भी वो इस संगम शब्द को यूं भी लिख सकता था, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ माँ के स्थान पर पंचम वर्ण कर दिया। माँ का पंचम वर्ण कब हुआ है या कब होगा, आप देख सकते हैं कि माँ के बाद में आने वाला वर्ण यदि किसी भी वर्ग का होता है तो माँ के बाद में आने वाला वर्ण जिस वर्ग का है माँ उसी वर्ग का पंचम वर्ण होता है। माँ के बाद में आने वाला वर्ण क वर्ग का है तो सीधी सी बात है माँ के स्थान पर भी क वर्ग का ही पंचम वर्ण होगा। तो इस तरह से साथियों मैंने कुछ प्रश्नों को यहाँ आपके लिए प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पीपीटी के माध्यम से हल करवाने का प्रयास किया है और मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से कुछ शब्द इस तरह के होंगे जो आपके मस्तिष्क में उन्होंने क्लिक किया होगा, थोड़ा सा वो समझ में भी आए होंगे। एक दो शब्द हो सकता है नए भी आपके सामने होंगे और आपका अभ्यास तो इसके माध्यम से हो ही गया है। तो इसी तरह से साथियों आप लोग जुड़े रहिए अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। गुरपत ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप प्रतिदिन जो है नियमित कक्षाओं को देख लिया करें। हमारी कई विषयों की कक्षाएं इस समय संचालित हो भी रही हैं। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।